लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग में जातियों के शामिल करने के अधिकार का संशोधन बिल पास हो गया है। इस संशोधन बिल को मंजूरी दिलाने में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए मोदी सरकार का साथ दिया है। लोकसभा में ये बिल पास कराने के पीछे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले असेंबली चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बिल की मंजूरी के बाद अब राज्यों में भी ओबीसी में कुछ नई जातियों को शामिल किया जा सकेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी 39 नई जातियां ओबीसी में शामिल हो सकेंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से ओबीसी में नई जातियों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजने के बाद ही संभव होगा। आपको बता दें कि पहले भी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति पर ही उत्तर प्रदेश सरकार किसी जाति को ओबीसी में शामिल करती थी। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को लेकर कहा था कि ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। इसी को लेकर केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आई है। उसने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को एक साथ लोकसभा में ओबीसी वर्ग के संशोधन बिल को पास करा दिया है। आइए आप भी सुनिए लोकसभा में ये बिल पास कराने के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति के चेयरमैन सीतापुर से भाजपा सांसद राजेश वर्मा ने क्या कहा। सर्वप्रथम मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। यह अवसर है 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 के संसद में पास करने का, जो कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी ने संसद में प्रस्तुत किया है। पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं इसे अपना नैतिक दायित्व मानता हूं कि सरकार ने जो पहल की है उस पर समस्त पिछड़े वर्ग की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं और पूरे सदन से अनुरोध करूं कि ओबीसी वर्ग के हित में इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1980 में प्रस्तुत मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी वर्ग में लगभग 3000 समुदाय, जातियां और उपजातियां थीं, जो विभिन्न राज्यों के संघीय क्षेत्रों में निवास करती हैं। मंडल आयोग ने कुल जनसंख्या का 52% ओबीसी होने का अनुमान लगाया था। वर्ष 2005 में NSSO के सर्वेक्षण में यह 41% बताया गया। ओबीसी जनसंख्या में गरीबी का पैमाना ग्रामीण क्षेत्रों में 22 से 60% और शहरी क्षेत्र में 15 से 40% बताया गया। बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्याओं, शिक्षा की बाधाओं के चलते ओबीसी वर्ग के लोग अभी भी सामान्य जन के मुकाबले निचले पायदान पर ही हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि हर राज्य अपने यहाँ की ओबीसी जनसंख्या की पहचान करे, ताकि उन्हें सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं तथा उपायों का लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ओबीसी के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, छात्रावास योजना, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जाती है। ओबीसी को सरकारी रोजगार में 27% आरक्षण प्राप्त है। उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए NBC-FDC द्वारा ऋण भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न केंद्रीय और राज्य विभागों के विकास कार्यक्रमों से ओबीसी को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। परंतु देखा गया है कि ओबीसी के अंतर्गत आने वाली सभी जातियों, उपजातियों की राज्यवार सूचियों को बनाने का अधिकार, उसको संरक्षण देना अति आवश्यक है। चूँकि भारत जैसे विशाल देश में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान का दुस्साध्य कार्य है। इस समस्या का हल यही है कि सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को स्वयं की ओबीसी सूची तैयार करने और उसे बनाए रखने के लिए सशक्त किया जाए, और यही इस विधेयक का मूल उद्देश्य भी है। इसमें कहा गया है कि देश की संघीय संरचना को बनाए रखने के दृष्टिकोण से संविधान के अनुच्छेद 342 का संशोधन करने और अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 366 में संशोधन करने की आवश्यकता है। यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है। गौरतलब है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 5 मई 2021 के बहुमत
आधारित फैसले की समीक्षा करने की केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि 102वां संविधान संशोधन नौकरियों में दाखिलों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के राज्य के अधिकार को ले लेता है। वर्ष 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 338 खा जोड़ा गया था, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ढांचे, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। इसमें अब आवश्यक सुधार किया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, जैसा कि अनुमान है कि ओबीसी आरक्षण का लाभ अब तक इसके अंतर्गत आने वाली लगभग 1000 जातियों को ही मिल पाया है। केंद्रीय सूची में ही लगभग 2700 ओबीसी जातियां हैं। कुछ राज्यों में अपनी ओबीसी जातियों का उपजातियों में वर्गीकरण भी किया गया है, परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के पश्चात राज्यों के सूची बनाने के अधिकार पर विराम लग गया था। इस संविधान संशोधन बिल के जरिए राज्यों के इस अधिकार को फिर से बहाल किया जाएगा और ओबीसी आरक्षण के लाभ से वंचित जातियों को अपनी अपनी ज़रूरतों के अनुसार हर राज्य संघ शासित प्रदेश अपनी सूची बनाकर यह लाभ सुनिश्चित करेगा। माननीय सभापति महोदय, ये जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही हैं। यद्यपि 1993 से ही केंद्र व राज्य संघ शासित प्रदेश ओबीसी की अलग अलग सूची बनाते रहे हैं, किंतु 2018 के 102वें संविधान संशोधन के बाद ऐसा होने में बाधा आ रही थी। 187वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा माननीय मोदी जी की सरकार ने यह दिखा दिया है कि वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं और भारत के संघीय ढांचे को पूरा सम्मान देते हैं। इस विधेयक के पीछे यही सोच है कि राज्यों को बेहतर पता है कि कौन से समुदाय विकास में ज़्यादा पीछे रह गए हैं और किन गैर प्रभावशाली उपजातियों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी जानकारी के लिए, सदन की जानकारी के लिए माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि अभी नीट की परीक्षा, जो मेडिकल की परीक्षा थी, उसमें ओबीसी के आरक्षण को प्रभावित करने की बात आई थी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से उस विषय को लिया और नीट की परीक्षा में 27% ओबीसी का आरक्षण दे करके ओबीसी के हकों को सुरक्षित करने का काम किया और उसी के साथ सामान्य वर्ग के, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको भी 10% आरक्षण दे करके सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की जो अवधारणा है उसको पूर्ण करने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसे मौके पर उनको मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा उनकी सरकार में मैं पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और समस्त ओबीसी समुदाय की तरफ से उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। महोदय, मैं आशा करता हूं कि सरकार के द्वारा इस बिल को लाए जाने के बाद सभी राज्य सरकारों को अपने अपने राज्य में सामाजिक और पिछड़े वर्ग की सूची बनाने में जो मदद मिलेगी, उससे इन सभी पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर उनसे न्याय हो सकेगा। महोदय, आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यह विधेयक न केवल एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत राज्यों को ही सशक्त करता है, परंतु अन्य पिछड़ा वर्गों को उनका न्यायोचित हक प्रदान करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि अन्य दल भी सरकार के इस ऐतिहासिक प्रयास का समर्थन करें। अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में मैं 4 लाइनें पढ़ करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने सब राज्यों को अधिकार दिया, उन्नत समाज हो इस कारण पिछड़ों को अपना प्यार दिया, हर एक को इसका लाभ मिले ऐसा संकल्प उठाया है, साहस करके इस न्याय मार्ग पर आगे कदम बढ़ाया है। इस अद्भुत निर्णय के खातिर उनका अभिनंदन करते हैं। हम सब पिछड़े मिलकर इस राष्ट्र पुरुष का वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सवाल है कि ओबीसी बिल पास होने के बाद चुनाव में क्या ये वर्ग भाजपा के साथ आएगा और राज्यों में कुर्सी पर विराजमान कराने में ओबीसी मदद करेगा? फिलहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा।